अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुलिस्तान लद्दाखी फ़ेसबुक पेज पे आप सबका खैर मक़दम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त ख़त्ते लद्दाख के अंदर एक सियासी बहरान ख़त्ते लद्दाख एक सियासी बहरान से गुज़र रहा है। उसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज़ भी हैं, जिसमें पर्टिकुलरली इस वक्त इवैक्यूएशन का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब से MHA का एक गाइडलाइन आया है, और गाइडलाइन के बाद लद्दाख यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लोगों को, जो बाहर फंसे हुए उन लोगों को वापस लेने का, इनखला का एक अमल भी शुरू किया है। इस बीच बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। ईरान में कुछ लोग फंसे हैं। जोधपुर में जो फंसे थे उनमें 2 मौत वाक़ हुई थी। और कल जब जम्मू से बहुत सारे बसेस गए, उनमें से एक खबर ये भी मिली, सामने आ गया कि जोजिला के पास में एक खातून की बस में रहलत हो गई, मौत वाक़ हो गई। और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करगिल के एक मारूफ सियासी लीडर अलहाज असगर अली करबलाई साहब। करबली साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से या 2 महीने के अंदर बहुत सारे इश्यूज़, पब्लिक इश्यूज़ सामने आ गए, जिसमें जो स्ट्रैंडेड लोग थे उनके जो इनखला का वो था, वो सबसे ज़्यादा इशू बड़ा सामने आया। क्योंकि सबसे पहले ईरान में हमारे ज़ायरीन लोग फंसे, फिर इसके उनको वहाँ से निकाला जाना था, फिर जोधपुर में फंसे, फिर इसके बाद कंट्री के अंदर से अपने लोगों को अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में ले जाने का एक अमल दखल शुरू हो गया। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारे लीडरों का बयान सामने आया। बहुत ने अपने कुछ जो कुछ किया, अगरचे एक मास्क भी उन्हें कहीं डोनेट किया तो एक फ़ोटोग्राफ के ज़रिए बताया, लेकिन आप करगिल का एक मारूफ शख्सियत होने के नाते पूरे सीन से गायब ही रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरी साहब, मैं इस पूरी सीन से गायब तो नहीं रहा, लेकिन यकीनन जिस तरह से हमारे बाकी लोग सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, बाकी नेटवर्किंग के ज़रिए अपने आप को ले रहे थे, उस तरीके से मैं नहीं ला रहा था, और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं उस टाइप की चीज़ें करूं। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब से हमारे ये कोरोना कोविड-19 का इशू उठा, बदकिस्मती से पूरी दुनिया इसके लपेट में है, और अभी हमारे हिंदुस्तान भी बहुत बुरी तरह से इसके साथ जूझ रहा है। हमारे तकरीबन 1200-1500 के लगभग ज़ुव्वार थे जो ईरान में फंसे, और मेन कोविड के बीच में वो फंसे, तो उनको निकालने के लिए कुछ इश्यूज बने। उन्होंने अपने इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की सोशल मीडिया के ज़रिए। ये हम ही थे उस वक़्त। यहाँ पे भी सारे पार्टी के लीडर्स को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कराया ताज होटल में। फिर इसके बाद CC से कांटेक्ट करके इनको करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा, और उससे LG से अपॉइंटमेंट लेकर आगे आके दिल्ली तक में अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें हमने की। और बाद में पूरी डेलीगेशन लेड बाई ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हमारे दिल्ली गए। हम वहाँ पे जयशंकर जी से मिले, मुख्तार अब्बास नकवी से मिले, और सारी चीज़ों को हल करके कोशिश की कि प्रायोरिटी पे हमारे जितने भी पिलग्रिम थे, ज़ायर थे, उन सब उनको वापस ले आए, और कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती ये हुई कि यहाँ ला के क्वारंटाइन करने के बाद भी डे बाय डे, चाहे वो आपको गाजियाबाद हो, चाहे वो आपका जैसलमेर हो, चाहे आपका जोधपुर हो, कुछ ना कुछ इश्यूज निकलते रहा, जिसकी वजह से इनके क्वारंटाइन पीरियड एक्सटेंड हुआ। कुछ क्वारंटाइन पीरियड जो 14 दिन का था वो 52 दिन तक पहुंच गया, कुछ पे आपको 36 दिन तक पहुंच गया, कुछ पे 40 दिन तक पहुंच गया। और इसी दौरान में हमारे जोधपुर में हमारे 2 लेडीज़ का बड़ी बदकिस्मती के साथ इर्तिहाल हुआ, फौत हुआ, जो हम सबों के लिए बहुत ही दुख भरी पैगाम था, और वाकई बहुत ही अफसोसनाक है कि ज़ियारत पे जाए और वहाँ से वापस आए और बीच रास्ते में इस तरह का सानिया हो, तो किसी के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। उनको भी निकालने के लिए जो रिमेनिंग हमारा, फिर इसके बाद फर्स्ट फेज सेकंड फेज था, पहले गाजियाबाद वालों को निकाले, फिर जैसलमेर, फिर इसके बाद जोधपुर वालों को वहाँ से निकाल के ले आए। तो 90 वहाँ पे रह गए, उन 90 में से जिनको निकालने थे, तो वो इश्यूज पड़ा रहा। फिर इसके एक बाद सवाल इसमें करना प्लीज़। चाहता, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, तो लोग ये मान रहे थे कि आप वहाँ पे दखल अंदाज़ी करेंगे उस सारे इक्वेशन के प्रोसेस को लेकर के, या फिर
वहाँ जो उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में जिस तरीके से मुश्किलात होगा, उसमें आप कहीं ना कहीं हेल्प आएगा, मदद कर पाएंगे इस दौरान। ये कुछ हकीकतें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहली बार ये मीडिया पे कहा, अदरवाइज मैं ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। जब ये इश्यूज वहाँ पे उठा, जोधपुर में इश्यूज उठा, और इसके बाद जो वहाँ से लाए गए थे नेगेटिव थे, उसमें से कुछ पॉजिटिव निकले और वहाँ से रेफ़र किया गया एम्स जोधपुर। जोधपुर में जो एम्स है वहाँ पे रेफ़र की गई। फिर वहाँ से एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, उनका रिश्तेदार था मूसा, एडवोकेट मूसा, जो हमारे दिल्ली में मशहूर अच्छे खासे वकील हैं उनका। फिर इनका फ़ोन आया कि इस तरीके से सर हमारे कुछ लोगों को ले गया है एम्स में और वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। फिर इसके बाद मैंने डिप्टी सीएम से फ़ोन की, सीएम ऑफिस से फ़ोन की, और रात 11 बजे तक वो सारी चीज़ें, 11 तकरीबन हमारे करगिल के 11 थे, 3 सिन्नर के लोग थे। फिर इसके बाद इनका ट्रीटमेंट पूरा चला। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरी क्वारंटाइन आर्मी के पास है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और एम्स जोधपुर में जो कोविड सेक्शन है, जहां कोविड पेशेंट्स को ट्रीट की जाती है, वो भी आर्मी को हैंड ओवर किया है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे ही इन्होंने वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरफेयर्स की, और जो भी इनसे हो सकता था स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे डिप्टी सीएम का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, इन्होंने पूरी तरह से वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की। और वहाँ जोधपुर में जो इनका इंचार्ज है ब्रिगेडियर हरप्रीत महर, उनके साथ हमारा बराबर राबिता रहा। और अभी रिसेंटली जब वो 90s रह गए, जो वहाँ पे बचे रहे, जो पॉजिटिव थे, जिसमें से उनके कुछ लोग फिर भी एडमिट थे और इनको वापस नहीं हो रहा था, उस वक्त मैंने ड्यूकम साहब से भी बात की, एलजी साहब से भी बात की, एडवाइज़र साहब से बात की, और फिर लास्ट में मुझे आज़ाद साहब से भी बात करनी पड़ी, और बहुत सख्ती के साथ कहना पड़ा कि आप डायरेक्टली, उस बीच रात को मैंने डिप्टी सीएम से भी बात की थी, फिर आज़ाद साहब से सीएम से भी बात कराई, और आज़ाद साहब से राजनाथ सिंह जी को कहकर उन 2 डेड बॉडीज़ को हैंड ओवर करने के लिए, एक तो रिलेटिव्स को हैंड ओवर करने के लिए, दूसरा उनका एयर एविकेशंस के लिए हमें सारी चीज़ें करनी पड़ी। और उसमें मैं आज़ाद साहब का, राजनाथ सिंह जी का, सीएम साहब अशोक गहलोत साहब का, डिप्टी सीएम साहब का और एलजी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि इन सबों के एफर्ट्स है। और स्पेशली जो ब्रिगेडर वहाँ पे हरप्रीत महर साहब हैं, इन्होंने बहुत ही एफर्ट्स की, और ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हुआ 90 लोग और दोनों डेड बॉडीज़ हमारे लद्दाख वापस पहुंच गए। ये सारी चीज़ें की थी, और मैं पहली बार आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कभी मीडिया पे नहीं कहा था। यानी ऐसा नहीं है कि हमने ये सारी चीज़ें नहीं की और हम इन लोगों से गाफिल रहा। अभी भी जब रिसेंटली यही चीज़ें, एविकेशंस का सिलसिला हो रहा था आफ्टर लॉकडाउन सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड लॉकडाउन आपका 17 तक एक्सटेंशन हुआ, तो इस बीच में इन्होंने कहा जितने भी स्ट्रेंडेड है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, आपके स्टूडेंट्स हों, लेबर्स हों, पेशेंट्स हों, उनको एविकेशंस के लिए अलाउ की जाएगी बसों को। उस वक्त भी हमने सीसी साहब से भी कांटेक्ट की, ड्यूकम साहब से भी कांटेक्ट की, डीसी साहब से भी मैंने कांटेक्ट किया, और मैंने कहा कि एक खूबसूरत सा वर्कआउट आप प्लान कर लें, जिसके ज़रिए एक डिग्निफाइड मैनर में सब उनको एविकेशंस कर सके। और मीन वाइल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, हर वक्त और हर टाइम हमारे नासिर साहब आपको प्रेस रिलीज हो या स्टेटमेंट्स हो, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस वो करते रहे। इसीलिए मैं खुद फ्रंट पे नहीं आया हूँ, मैं उसका एक रीज़न आपको बता रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो चीज़ हुआ अभी, चाहे वो एलजी ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी काउंसिल हो, इन दोनों ने जो प्लान चेकआउट की है, जिसमें टोटल आपको लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 बसें अलाउड की है और करगिल के लिए 10 बसें अलाउड की हैं। टोटल आपके लद्दाख के इस जम्मू कश्मीर में और आउट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी 30,000 से ज़्यादा उनके ही डाटा से, हमारे फिगर्स नहीं है, ये यूटी ऑफिस का ही डाटा से 30,000 है। तो आप बताइए, अगर डेली आप 500 आदमियों को ले जाएंगे, 10 बसें 25 के हिसाब से आपके पास 500 हो गए, 500 आदमियों को ले जाएंगे तो आपको 2 महीना लगेगा। और उस वक्त तक दिल्ली, जम्मू की टेम्परेचर, दिल्ली की टेम्परेचर, आपके चेन्नई में हमारे, मध्य प्रदेश में हमारे, भोपाल में हमारे, बेंगलोर में हमारे, चंडीगढ़ में हमारे बच्चे हैं, राजस्थान में हमारे बच्चे हैं, दिल्ली में हमारे बच्चे हैं, हरियाणा में हमारे बच्चे हैं, वो तो पूरी तरह से झुलस जाएंगे अगर एक प्रॉपर वे में ये नहीं करेंगे। तो इसलिए बदकिस्मती ये हुआ कि प्रॉपर एक प्लानिंग के बगैर ये सारा चीज़ें हुआ, जिसकी वजह से आज भी हमारे स्टूडेंट सफ़र हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन सफ़र्स हो रहे हैं, पेशेंट सफ़र्स हो रहे हैं। और जो 10 बसें हैं उसका भी कहीं पे पता नहीं चलता कहाँ से परमिशन आनी है, कहाँ से इनको निकलना है,
कौन परमिशंस देगा, फिर इसके बाद कैसे मूव करेगी, कहाँ पे इनको स्टेशंस करना है। आज भी आपके 18 बसें सोनमर्ग में पड़े हुए हैं। कल भी कुछ बसें आई, कुछ बसें कैंसिल हो गई। परसों भी कुछ बसें आई, कुछ बसें कैंसिल हो गई। एक जगह के लिए 4 बसें कहते हैं, 3 बसें पहुंच जाती है। एक जगह के लिए 5 बसें कहते हैं, 4 बसें पहुंच जाती है। यानी ये सारा चीजें एक हफाजत में, एक ऑर्डर आप निकालते हैं नोडल ऑफिसर्स का, फिर रिसेंड कर लेते हैं। दूसरा लाइजन ऑफिसर के एक ऑर्डर निकालते हैं, रिसेंड कर लेते हैं। अभी आपके आने से कोई 10 मिनट पहले मैंने दिल्ली में लाइजन ऑफिसर से, नोडल ऑफिसर से बात की, आपकी यूपी के नोडल ऑफिसर से बात की। कहते हैं सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी जस्ट फैसिलिटेटर्स, अब सारा चीज़ें कौंसिल के पास है। अब यूटी गवर्नमेंट ने कौंसिल को दे रखी है, इनका किराया कैसे करना है, बस कैसे अरेंज करनी है, कैसे एवोकेशंस करना है, ये सारा कौंसिल के पास है। अगर ऐसा चीज़ है तो कौंसिल को एक खूबसूरत से प्लान करके, आपको 10 बसों से चलने वाला नहीं है, अब बसों के नंबर्स को आप बढ़ा लें, 40 बस कर ले, 50 बस कर ले। बसों पे आपके मूवमेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं है। लाइट व्हीकल्स पे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है, आप कम से कम एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स के साथ, ड्राइवर को 3 पैसेंजर्स के साथ आप निकाल सकते हो। जब हमारा एमपी 5 गाड़ियां लेके और रेड जोन से, हैरान कौन ये है, रेड जोन से रेड जोन क्रॉस करते हुए आपके 5 गाड़ियां लेके ले करगिल पहुंच सकता है, तो हमारे लोग क्यों नहीं निकल सकते हैं? तो अभी भी आपके जरिए हमारी रिक्वेस्ट ये है, चाहे वो एलजी ऑफिस हो, चाहे हमारी कौंसिल ऑफिस हो। अब चूंकि एलजी ऑफिस ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कौंसिल के पास दे रखी है, अब ये कौंसिल की जिम्मेदारी है। और कौंसिल को आगे बढ़ के अगर कहीं रुकावट आ जाती है तो उनके खुलेआम आके गवर्नमेंट लोगों के पास बता देनी चाहिए, हम तो आपको 50 बसें अरेंज करने वाले थे, यूटी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है, जेके यूटी हमें करने नहीं दे रही। जबकि जेके यूटी कह रही है आप जितने भी बसें ले आओ, हमारी तरफ से परमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका यूटी गवर्नमेंट कह रहा है पैसे जितना खर्चा करने हो, 1 करोड़ रिलीज कर दिए, कहते पैसे जितने भी खर्चा करने हो आप कर लो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट कर रहा है, ये कौंसिल को सोचना है, देखना है कि लोग यहाँ पे बच्चे कैसे सफर करते हैं। आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे रेंट पे बैठे हुए हैं, उनके मालिक मकान कहते हैं भाई आप खाली कर दो, अब वो तैयार हो जाते हैं खाली करने के लिए, आपकी बसें नहीं आ जाती है, वो कहाँ बैठेंगे? सीनियर लोग हैं आपका। ये तो अभी जम्मू के सिचुएशन है जहां पे अभी 10 बसें चल रही है, श्रीनगर में तो एक भी बसें नहीं है, कुछ भी मूवमेंट्स नहीं है। वहां पेशेंट्स हैं, वहां पे अटेंडेंट्स हैं, वहां सीनियर सिटीजन्स हैं, वहां स्टूडेंट्स हैं, पिछले 50 दिनों से वहां पे स्टैंडर्ड है, कोई पुरसान हाल नहीं है। जबकि उसी रेड जोन से आपके श्रीनगर के एनआईटी से 2 बसें निकल जाती है लाहौर करगिल के लिए, तो ये स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकल सकते हैं? ये वहां पे स्टैंडर्ड सिटीजन्स वहां श्रीनगर से क्यों नहीं निकल सकते हैं? जब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं हम तैयार हैं, मैंने डीसी साहब से बात की, उनके ड्यूकम ऑफिस से बात की, वो कहते हैं हम तैयार हैं। आपका करगिल, आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, तो घूम फिर के फिर वही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल पे आती है। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल को पब्लिक के सामने आके क्लियर बता देनी चाहिए कि कौन कहां किस की वजह से ये सारी रुकावटें आ रहा है, इससे पहले कि लोगों के सब्र का पैमाना हद से ज्यादा पार कर जाए। सर इस वक्त एक लद्दाख सियासी बहरान से भी गुजर चुका है, हालांकि मुझे नहीं मालूम कि इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन एक ज़रूरी समझता हूँ कि इसके ऊपर भी आपकी जो प्रतिक्रिया रिएक्शन है वो ले लो। दुर्जे साहब एक बहुत कदावर नेता है लद्दाख का, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और रिसेंटली उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है। सबसे पहले तो आपसे उनकी रिजिग्नेशन पे आपकी रिएक्शन जानना चाहूँगा, फिर इसके बाद कुछ दिन पहले आपको याद होगा, तकरीबन 2 हफ्ते पहले करगिल एडमिनिस्ट्रेशन जो हिल काउंसिल है और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपने हाथ खड़ा कर दिया और रिजिग्नेशन की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा 2 दिन या 3 दिन पहले हमने देखा कि लेह में जो काउंसिल है वो एलजी ऑफिस के बाहर, हमारे राजनिवास के बाहर जा कर के धरने पर बैठा। एक पूरा जो लेह करगिल के अंदर एक सियासी बहरान हमें नज़र आ रही है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शिकायत कर रहे हैं बार बार कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? पर्टिकुलरली आप दुर्जे साहब की रिएक्शन से शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दुर्जे साहब के इस रिएक्शन से पहले, 5 अगस्त के बाद जब ये सिनेरियो पैदा हुई, एर्स्टवाइल स्टेट को तकसीम करके 2 यूटी बना लिए गए, जिनके पास पावर थे उस पावर्स को आपका स्क्वीज किया गया, और इसके बाद छोटे छोटे आपके म्यूनसिपल्स और पंचायत बना दी गई। उस वक़्त हमारी करगिल पूरी तरह से अपोजिशंस कर रही थी,
स्टेप फर्स्ट से, उससे पहले भी करगिल अपोजिशन में थी और आज भी करगिल अपोजिशन में है। यूटी बनाने के खिलाफ है, स्टेट के डिवीज़न के खिलाफ है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल के खिलाफ है और सोचते हैं ये सारी चीज़ें गैर जमहूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लेह के लोगों ने खुशियाँ मनाई। आज के हमारे ही सीसी साहब, हमारे ही दुर्जे साहब, बाकी उनके साथी सभी सोचते थे अब हमें ज़्यादा पावर मिलेगा, यूटी हमारी डिमांड थी, अब यूटी हमें मिल गया है तो अब हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी क़ुव्वत बढ़ेगी। जबकि इसी रीऑर्गेनाइजेशन बिल में ये था कि आपके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं होगा, यानी आपका कोई आवाज़ नहीं होगा, आपकी आवाज़ छीन ली गई है, आपकी अवामी ताकत छीन ली गई है। लेकिन इसको समझने में शायद 10 महीना लगा हमारे लेह के बुजुर्गों को, और 10 महीने के बाद हमारे दुर्जे साहब जो सीनियर सियासतदान हैं, जो इससे पहले एमएलए रह चुके हैं, इससे पहले आपको सीसी रह चुके हैं, फिर इसके बाद इसी 2014 से लेकर 18 तक एज एन एमएलसी बीजेपी के रह चुके हैं, फिर इसके बाद मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी कदावर शख्सियत है। 10 महीने के बाद ये कदावर शख्सियत अभी यूटी बीजेपी के ओहदे संभाले महीने भी नहीं हुए कि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम वॉइसलेस हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पूरा लद्दाख यूटी 3-4 ब्यूरोक्रेट के हाथ में जा चुकी है, अवामी नुमाइंदों का वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, अवामी नुमाइंदों की कोई कदर मंजिलत नहीं है। जब ये सफोकेशन हुआ और ये रियलाइजेशंस हुआ तो इन्होंने रेजिग्नेशंस दी, और इस रेजिग्नेशंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौंसल को एम्पावर की जाए करने के बजाय, कौंसल को स्ट्रेंथन करने के बजाय कौंसल को फर्दर स्क्वीज किया जा रहा है, कौंसल की ताकत को ख़त्म की जा रही है, कौंसल की पावर को ख़त्म किया जा रहा है, लद्दाख के अवामी नुमाइंदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो उस बीजेपी पार्टी में और उस ओहदे पे बैठने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जो बहुत ही एक खुशाइन कदम है और उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ और इन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी स्टेप वक्त पे उठाया। साथ ही साथ अभी जो कौंसल ने वहाँ पे धरना दी, वही सीसी साहब और इसी साहब है जो 5 अगस्त को इन्होंने वहाँ पे जश्न मनाया था लेह मार्केट में, और आज 10 महीने के बाद यही सीसी साहब और इसी साहब अपनी फरियाद को लेकर राजनिवास के दरवाजे पे गेट के बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं, आप आवाम की आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे और हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। यानी भीख मंगे के तौर पे जो कौंसल जिसकी अपनी एक हैसियत थी, एक इज्जत था, एक वक़ार था, भीख मंगे के तौर पे एक एलजी ऑफिस पे जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बता देती है कि आपका यूटी किस तरीके से लद्दाख के अवाम के उमंगों का दावा कर सकता है। यह अवाम के उमंगों को बर लाने वाली इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इदारा नहीं है। यह अवाम की आवाज़ को उठाने वाली इदारा नहीं है। ये इदारा है जिसमें सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने ही लेवल तक सोचते हैं, बैठते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं। ये हकीकत 10 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ। हमारी कौंसिल ने भी बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और इसके बाद विद इन डेज उस स्टेप से बैक ट्रैक कर गए, जबकि वो देख रहे हैं लेह की कौंसिल की नहीं सुन रहे हैं, लेह की बीजेपी की नहीं सुन रहे हैं, जो सेंटर से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से पावर में है। तो हमारी कौन सुनेगा? इनको चाहिए था इससे बढ़ के पूरी आवाम उनके साथ है। सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपके कौंसिल के पीछे खड़ी थी। एक ताकत था, करगिल की एक आवाज़ थी। उनको दिखा देना चाहते भाई हमें नहीं चाहिए आपकी, हम भिख मंगे नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के आइन ने हमें ताकत दी है, पावर दिया है, एम्पावर की है, और आज हमारा सारा पावर स्क्वीज किया गया, सीज किया गया, जो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अब आवाम रियलाइज कर रहे हैं, आवाम देख रहे हैं कि लोग, ये हमारे लीडर्स क्यों इन चीज़ों को अभी तक पकड़े बैठे हैं। शायद इस कोविड-19 के कुछ देर ख़त्म होने के बाद ये सियासी सतह पे बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। अब करगिल के साथ साथ लेह के आवाम, लेह के इंटेलेक्चुअल्स, लेह के पॉलिटिशियंस सभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो 5 अगस्त को जो स्टेप उठाया गया वो लद्दाख के फेवर में नहीं था, वो जम्मू के फेवर में नहीं था, वो कश्मीर के फेवर में नहीं था। हमारे हुकूक बढ़ा नहीं दिए गए,
हमें तरक्की या डेवलपमेंट या एम्पावर नहीं किया गया, हमें पावरलेस किया गया, हमें स्क्वीज किया गया, हमें छोटा किया गया। ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमें पॉजिटिव मैनर में हम सब उनको लेके चलना है। और 5 अगस्त से पहले जो हमारी स्टेट थी, 5 अगस्त से पहले जो लद्दाखियों के एम्पावर थी, उसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लद्दाख के फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? किस तरह की फ्यूचर में लद्दाख में पॉलिटिकल एक जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? लद्दाख का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सिर्फ एक चीज़ है कि हम रियलाइजेशंस कर लें, हम लद्दाख के स्ट्रेंथ को जाने। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, एक ऐसी लोकेशन पे है जिसकी स्ट्रेटेजिक निज़ामी तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके एक सरहद पे पाकिस्तान है, एक सरहद पे चीन है। यानी किसी भी लिहाज से लद्दाख को कोई भी गवर्नमेंट आए इग्नोर नहीं कर सकती है। लद्दाख को और लद्दाखियों को, सिर्फ लद्दाख के लैंड को आप साथ में अपने साथ नहीं जोड़ सकते जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे। और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए लद्दाखियों की जो इनर वॉइसेस है, जो लद्दाखियों की दिली आवाज़ है, उसको सुनना पड़ेगा। और उसको सुनने के लिए आपको लद्दाख को एम्पावर करनी पड़ेगी। आपके ये खिलौने, ये टाफियाँ देखकर अभी जो कौंसल है, अभी हम देख रहे हैं ये नाम निहात कौंसल बन गई, आपके म्यूनसिपल से भी ज़्यादा पावरलेस बन गया। यानी एक टीथलेस एक इंस्टीट्यूशन से इदारा है जिसके कोई दांत नहीं है, जिसके कोई इख्तियारात नहीं है। हमेशा LG ऑफिस को देखना पड़ता है, हमेशा ड्यूकम ऑफिस को देखना पड़ता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को उसके रहम करम पे बैठना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मावर चीज़ है। अब हमें चाहिए हमारे अपनी लेजिस्लेशन हाउस हो, लेजिस्लेटिव हो, हमारे पास अपनी कानून साज हो। लद्दाख के ज़मीन का और लद्दाख के आवाम के लिए जो कानून साजी करे, लेजिस्लेशन करे, वो लद्दाख के लोग करें। लद्दाख पे हुकूमत लद्दाख के लोग करें, न कि बाहर से आए हुआ कोई ब्यूरोक्रेट जिसको लद्दाख की ना कल्चर का पता हो, ना हिस्ट्री का पता हो, ना जोग्राफिया का पता हो, ना लोगों के एस्पायरेशंस और उनके अक़दार का पता हो। अब ये वक्त है हम सबों को मिल के, लेह करगिल, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, शिया, सुन्नी, नूर बख्श, अहले हदीस, जितने भी हैं आपके यहाँ पे, जितने भी सेक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, इन सभी को मुत्तहिद होकर फ्यूचर को, जो हमारी फ्यूचर है, जो लद्दाखियों के फ्यूचर्स है, जिसके ज़रिए हम न सिर्फ लद्दाख को उठा सकते हैं, हिंदुस्तान को दिखा सकते हैं ये कितनी खूबसूरत दुनिया है जिस पे तरक्की को हम हाथों हाथ ला के दिखा सकते हैं। उसके लिए हम सबों को मुत्तहिद होनी पड़ेगी। अगर हम सभी मिल के अपनी कानून साजी के लिए और अपनी गवर्नेंस के लिए हमने जद्दोजहद की तो यकीनन ये मिल सकता है। हिंदुस्तान की कोई गवर्नमेंट आपको इनकार नहीं कर सकती है और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि हम सभी मिल के यूनाइट हों, मुत्तफ़िक़ हों, मुत्तहिद हों और ये रियलाइजेशन हो, न यूटी हमारे मसले का हल है, न कौंसल हमारे मसले का हल है। हमारे मसले का हल है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें लद्दाखी हो, लद्दाख के लिए कानून साजी करे। आज अगर आपको डोमिसाइल रूल चाहिए तो ये लद्दाखियों को बनानी है। आपको लैंड प्रोटेक्शन कानून चाहिए तो ये लद्दाखियों को बनानी है। जॉब प्रोटेक्शन चाहिए आपके यूथ के लिए तो ये लद्दाखियों को बनानी है। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आपके पास लेजिस्लेशन हो, और वो लेजिस्लेशन जिसके पास एक अथॉरिटी हो। ऐसा लेजिस्लेशन ना हो कि वहाँ के लेजिस्लेटिव और वहाँ का चीफ मिनिस्टर एक LG के रहम करम पे हो। यानी फुल फ्लेज आपका एक लेजिस्लेटिव हाउस हो, फुल फ्लेज एक एग्जीक्यूटिव कैबिनेट हो जो डिसीजन ले सके लद्दाख के लिए। और मैं देखता हूँ कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो बहुत ही वोकल है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है, वो हालात को भी जानते हैं, वो हालात को स्टडी भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि लद्दाख का फ्यूचर ब्राइट है। हम सभी को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल के ज़रिए हम अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करवली साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे लिए वक्त निकाला और अपने जो आवाज़ है वो गुलिस्तान चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखा।